जनवरी 2025 को पुणे में स्थित WNA ग्लोबल सर्विसेज नाम की BBPO कंपनी के पार्किंग लॉट में शाम के समय कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। यह वह वक्त था जब डे शिफ्ट खत्म होने के बाद लोग घर की ओर जा रहे थे और नाइट शिफ्ट के कर्मचारी ऑफिस पहुंच रहे थे। पार्किंग लॉट में हर तरफ भीड़ और हलचल का माहौल था, लेकिन इसी हलचल के बीच एक खौफनाक घटना घटित हो रही थी जिसने सभी को झक छोड़ दिया। इस ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज में जो तस्वीर सामने आई वह किसी नुक्कड़ नाटक जैसी दिखती थी, पर असलियत में यह तस्वीर एक दिल दहला देने वाले अपराध की गवाह थी। तस्वीर में व्हाइट टी शर्ट पहने जो शख्स नजर आ रहा है वह है कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया, और उसके पास जमीन पर बैठी ब्लैक टॉप पहने दर्द से चीखती और रोती हुई लड़की है शुभदा कोडारी। शुभदा के शरीर से तेजी से खून बह रहा था। इस खून खराबे का कारण था कृष्णा के हाथ में पकड़ा धारदार चाकू, जिससे उसने शुभदा पर कई बार वार किए थे। इस हमले के बाद कृष्णा खुलेआम शुभदा के पास टहल रहा, हथियार को अपने हाथ में पकड़े हुए। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। वह आराम से जिससे अपने किए का प्रदर्शन कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ एक व्यस्त इलाके में हुआ जहां दर्जनों लोग मौजूद थे। लोग इस अपराध को अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ ने तो अपने मोबाइल फोन से इस घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी हिम्मत करके कृष्णा को रोकने या शुभदा की जान बचाने की कोशिश नहीं की। भीड़ के इस खौफनाक मौन के बीच शुभदा दर्द से करा रही थी। हर बीतते पल के साथ उसकी हालत और खराब हो रही थी। वह मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। पार्किंग लॉट में इस बर्बरता के बीच इंसानियत कहीं गुम हो चुकी थी। और फिर कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां खड़े हर इंसान को भीतर तक हिला दिया। इस मंजर ने सबको अंदर तक झक छोड़ दिया, लेकिन अफसोस कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 28 साल की शुभदा कोडारी ने 2018 में अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक मल्टीनेशनल BPO कंपनी में बतौर सीनियर एसोसिएट काम करना शुरू किया। दिन प्रोफाइल के अनुसार वह पिछले 6 सालों से इसी कंपनी में कार्यरत थी। शुभदा का परिवार मूल रूप से रत्नागिरी के पास चिपलुन का रहने वाला था, लेकिन बाद में वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ में बस गए। शुभदा के पिता की कराड़ में एक इलेक्ट्रिकल शॉप थी। पुणे में जॉब की वजह से शुभदा कात्रज इलाके में किराए के मकान में रहती थी। इसी कंपनी में 30 साल का कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया भी काम करता था। कृष्णा शिवाजी नगर का निवासी था और उसने कंपनी में पहले जूनियर अकाउंटेंट के रूप में नौकरी शुरू की थी। यहीं शुभदा और कृष्णा के बीच जान पहचान हुई जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हालांकि कुछ समय बाद कृष्णा ने कंपनी छोड़ दी थी, लेकिन लगभग 4 महीने पहले ही उसने उसी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के रूप में दोबारा ज्वाइन किया। शुभदा और कृष्णा की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और ऑफिस में कृष्णा के सबसे करीब कोई था तो वह शुभदा ही थी। एक दिन शुभदा ने परेशान हालत में कृष्णा से संपर्क किया। उसने उसे बताया कि उसके पिता ब्लड शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का ऑपरेशन करवा सके। शुभदा ने कृष्णा से मदद की गुहार लगाई। कृष्णा, जो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत 25 लाख मांगती तो कभी 0,000। हर बार वह यही कहती कि उसके पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए। कृष्णा, जो दोस्ती में पूरी तरह अंधा हो चुका था, बिना कोई सवाल किए अपनी सेविंग्स से उसे पैसे देता रहा। यह सिलसिला इतने लंबे समय तक चला कि उधारी का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच गया। जरा सोचिए कितनी बार शुभदा ने कृष्णा से मदद मांगी होगी और कृष्णा ने बिना किसी झिझक के उसे पैसे उधार दिए होंगे। कृष्णा खुद एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था। उसे ऑपथाल्मिक डिसऑर्डर था, जिसके कारण उसकी एक आंख में दिक्कत थी। हर 2-3 साल में उसे मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। जून 2024 में उसकी आंख की सर्जरी ड्यू थी। आने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए कृष्णा ने शुभदा से अपने पैसे वापस मांगने का फैसला किया, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब कोई अपने उधार दिए पैसे वापस मांगता है तो उसे आश्वासन और दिलासा के अलावा कुछ नहीं मिलता। शुभदा ने भी ऐसा ही किया। उसने कृष्णा से कहा कि वह जल्द ही सारे पैसे लौटा देगी और थोड़ा वक्त मांगा। दिन गुजरते गए, लेकिन शुभदा की बातें और व्यवहार यह साफ कर रहे थे कि वह अपने उद्धार को लौटाने में दिलचस्पी नहीं रखती। ऑफिस में शुभदा का रवैया सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही कृष्णा पैसे वापस मांगता, शुभदा कोई नया बहाना बना देती। कभी अपने पिता की दवाओं का हवाला देती, तो कभी किसी मेडिकल इमरजेंसी का। शुरुआत में कृष्णा ने शुभदा पर भरोसा किया,
लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शुभदा सिर्फ बहाने बना रही। उसे शक हुआ कि उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कृष्णा ने सच का पता लगाने के लिए शुभदा के पिता से मिलने का निर्णय लिया। जब वह शुभदा के पिता से मिला तो उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। शुभदा के पिता ने बताया कि उन्हें ना तो कोई बीमारी है, ना ही कभी कोई सर्जरी हुई है। यह सुनकर कृष्णा स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि शुभदा ने उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर बीमारी के झूठे बहाने से उससे पैसे ठगे हैं। इस खुलासे ने कृष्णा को अंदर तक जग छोड़ दिया। उसके मन में शुभदा के लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी थी। वह खुद पर नियंत्रण खो बैठा। गुस्से और धोखे का यह मिलाजुला भाव उसे एक खतरनाक अंजाम की ओर ले जा रहा था। 7 जनवरी की शाम का वक्त था। शुभदा अपने ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंची, जहां से उसकी शिफ्ट 6:30 पर शुरू होनी थी। उसे कृष्णा सामने से मुस्कुराते हुए आता दिखा। शुभदा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मुस्कान उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगी। कृष्णा की मुस्कान के पीछे का मकसद खतरनाक था। कृष्णा सोच कर आया था कि यह आखिरी बार होगा जब वह शुभदा से अपने पैसे वापस मांगेगा। उसके मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद इस बार शुभदा उसकी बात समझेगी और पैसे लौटा देगी। लेकिन शुभदा ने न सिर्फ उसके पैसे लौटाने से इनकार किया, बल्कि उसका लहजा ऐसा था जिसने कृष्णा के सब्र को पूरी तरह तोड़ दिया। शुभदा के इनकार से कृष्णा का पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने अपने साथ लाए क्लीवर, एक बड़ा धारदार चाकू को निकाला और बिना कुछ सोचे समझे शुभदा के दाहिने हाथ की कूहनी पर कई बार वार कर दिया। इस अचानक हमले से शुभदा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त पार्किंग लॉट में खड़ी भीड़ तमाशाबीन बनी। यह सब देख रही थी। शुभदा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना फोन निकालकर अपने पिता को कॉल करने की कोशिश की। उसने अपने पिता को हमले के बारे में बताना शुरू ही किया था कि तभी कृष्णा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। फोन पर उसने शुभदा के पिता से कहा, अब आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। यह कहते हुए कृष्णा ने क्लीवर को जमीन पर फेंक दिया, मानो वहां खड़ी भीड़ इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कृष्णा ने चाकू छोड़ा, भीड़ ने खुद को संभाला और उस पर टूट पड़ी। उन्होंने कृष्णा को पकड़ा, उसे बुरी तरह पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। हमले के बाद शुभदा का हाल बेहद गंभीर था। धारदार चाकू के गहरे घावों ने उसकी नसों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शुभदा को लो ब्लड शुगर की शिकायत थी और चोट लगने के बाद शरीर से अत्यधिक खून बहने लगा। जब तक शुभदा को अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसकी हालत और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अत्यधिक खून बहने और ब्लड क्लॉटिंग न होने के कारण इलाज के दौरान ही शुभदा को कार्डियक अरेस्ट आ गया। उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और शुभदा ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद शुभदा की छोटी बहन सात कोडारी ने यरवदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 1030, एक और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला पूरी तरह से पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी प्रकार का रिलेशनशिप का कोण शामिल नहीं है। अब तक यह भी सामने नहीं आया है कि शुभदा ने उन पैसों का आखिर किया। क्या सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें उड़ रही थीं कि शुभदा ने पैसे उधार लेकर अपनी मौज मस्ती में खर्च कर दिए और जब कृष्णा ने उनसे पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। हालांकि पुलिस की तरफ से इस एंगल पर कोई बयान नहीं दिया गया है। फिलहाल ना तो पुलिस ने इस बात को प्रमाणित किया है और ना ही कृष्णा ने ऐसा कोई दावा किया है, लेकिन फिर भी यह केस लोगों को 2 भागों में बांट चुका है। कुछ लोग कृष्णा के इस कृत्य को जायज ठहरा रहे हैं और मानते हैं कि जो उसने किया वह सही था। कोई उसे सलामी दे रहा है तो कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस अपराध को किसी भी हाल में सही नहीं मानते। अगर इस केस को करीब से देखा जाए तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जिन्होंने कभी ना कभी किसी को उधार दिया है और दूसरे वे जिन्होंने कभी ना कभी किसी से उधार लिया है। ना तो उधार देना गलत है और ना ही जरूरत पड़ने पर लेना, मगर दोनों ही स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है हैसियत और नियत। हैसियत उधार देने वाले की और नियत उधार लेने वाले की जिंदगी में जो सबसे अहम सबक मैंने सीखा है वह यह है कि किसी को उतने ही पैसे उधार दो जितने देखकर उसे हमेशा के लिए भूल सको और उतने ही पैसे उधार लो जितने की आप निश्चित समय सीमा में वापस कर सको। मगर ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि जब हम किसी को उधार देते हैं तो हमारी सोच अधिकतर भावनात्मक होती है। हम अपनी वित्तीय स्थिति या परिस्थितियों को अनदेखा कर देते हैं जिसे हम उधार देते हैं। वह व्यक्ति उस समय अलग ही तरीके से व्यवहार करता है।
उसकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज का लहजा ऐसा होता है कि आप बिना सोचे समझे मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आप उससे अपने पैसे वापस मांगते हैं तो वही व्यक्ति अचानक बदल जाता है। उसकी बातचीत का तरीका और हाव भाव बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आपको लगता है कि यह वही इंसान है जिसकी आपने संकट के समय मदद की थी। हर बार उधार लेने वाला गलत नहीं होता। जरूरत के समय वह पैसा उधार ले लेता है, लेकिन अधिकतर मामलों में उसके पास उसे वापस करने की कोई ठोस योजना नहीं होती। ना तो वह सही समय पर पैसे लौटाने के लिए तैयार होता है और ना ही उसके पास बैकअप स्ट्रेटजी होती है। ऐसे में वह खुद भी एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। यह एक संवेदनशील विषय है जो दोनों पक्षों की निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। शुरुआत में जब कृष्णा ने शुभदा को पैसे उधार देना शुरू किया तो उसे खुद को एक सीमा तक रोकना चाहिए था। कभी 25,000 तो कभी 50,000। इस तरह से जब वह इतने बड़े बड़े अमाउंट शुभदा को उधार दे रहा था तब उसे यह सोचना चाहिए था कि आने वाले समय में उसे खुद भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जब उसे अपनी सर्जरी के लिए पैसे बचाने चाहिए थे। लेकिन कृष्णा ने बिना सोचे समझे शुभदा की हर बार मदद की, एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे लाखों रुपए तक दे डाले। वह भी तब जब वह खुद एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था और उसे सैलरी और पैसों की अहमियत का अच्छे से अंदाजा होना चाहिए था। थोड़ी सी समझदारी और कॉमन सेंस से वह यह समझ सकता था कि शुभदा के पास इतना पैसा वापस करने की क्षमता नहीं है, या फिर शायद शुभदा शुरुआत से ही पैसे वापस ना करने के इरादे से ले रही थी। जब कृष्णा को यह एहसास हुआ कि शुभदा उसे भावनात्मक रूप से ठग रही है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। लेकिन सीधे तौर पर ऐसी हिंसात्मक प्रतिक्रिया देना कहां तक सही था। लाखों रुपए एक बड़ी रकम है, मगर किसी की जिंदगी की कीमत के आगे यह कुछ भी नहीं है। शुभदा ने भी जो किया वह कहीं से सही नहीं था, लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, इस पूरे घटनाक्रम में इमोशनल और फाइनेंशियल गेम का जो खेल हुआ वह बिल्कुल गलत दिशा में चला गया। शुभदा ने अपने दोस्त से जिस तरह से पैसे उधार लिए वह गलत तो था ही, लेकिन दुर्भाग्यवश इस गलती का अंजाम इतना भयानक होगा यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस फाइनेंशियल लेन देन के खेल में जहां एक ने अपनी जिंदगी कनवाई वहीं दूसरे ने अपनी आजादी, इस घटना से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जब भी किसी को मदद करें या पैसे उधार दें तो अपनी फाइनेंशियल स्थिति और अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। ना कहना सीखना भी उतना ही अहम है, क्योंकि मदद करना या उधार देना किसी रिश्ते को निभाने का मापदंड नहीं है।